अप्रैल के महीने में पाम तेल के दाम 12 से 13% गिर गए हैं, जो एक बहुत बड़ी गिरावट है पाम तेल की कीमतों में। और भाव इतना गिरा है कि एक साल पहले के लेवल पर पाम तेल का भाव आ गया है। ज़बरदस्त गिरावट आई है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि आखिर पाम तेल के दाम इतने गिरे क्यों हैं। और जब पाम तेल में इतनी बड़ी गिरावट आ जाए तो मैं इंडिया में कैसे रह सकता हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ मलेशिया, जो कि पाम तेल का हब है और बड़ा उत्पादक देश है मलेशिया। जो आप देखते हैं कि जो फ्यूचर प्राइस हम BMD कोट करते हैं वो मलेशिया में ही एक्सचेंज है, बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव, और वहीं से रेफरेंस प्राइस हम लेते हैं दाम गिरने के। तो जब दाम इतने गिरे तो मैं पहुंच चुका हूं मलेशिया ये तहकीकात करने कि आखिर कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों है। और जब बड़ी गिरावट आ गई है तो इसकी इनसाइड स्टोरी बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है। हमारे साथ हैं संदीप भान, जो कि CEO हैं सायम डार्बी ऑयल ट्रेडिंग के। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पाम ने हमें सोने नहीं दिया, हमें मलेशिया खींच के लेते आया, इतनी बड़ी गिरावट आ गई। आपको कुछ समझ में आ रहा है इतनी बड़ी गिरावट क्यों? देखिए, ये गिरावट बड़ी अनएक्सपेक्टेड गिरावट थी। प्राइसेस जब गिरना स्टार्ट हुआ तो वो एक मेन रीज़न उसका स्टार्ट हो गया था, चाइना के फंड्स ने एग्जिट करा पाम मार्केट से और वो फंड्स हो गए डाइवर्ट दूसरे सेक्टर में। उसके चलते वो बड़ी एग्रेसिव गिरावट आई। पिछले 2 वीक पहले पूरे वीक में हर दिन 100-150 पॉइंट गिरता रहा। वॉज मेनली ड्रिवन बाय द फंड्स, एग्जिट ऑफ फंड्स फ्रॉम द पाम ऑयल इंडस्ट्री। उसके बाद दूसरा फैक्टर था कि पाम ऑयल बड़े प्रीमियम पे हो गया था। सोयाबीन ऑयल के सामने प्रीमियम पे था, सनफ्लावर ऑयल प्रीमियम पे था। तो उसके चलते पाम ने बहुत बड़ी डिमांड अपनी खो दी थी। वी हैव लॉस्ट बिग चंक ऑफ डिमांड फॉर अप्रैल मई जून ऑनवर्ड्स, क्योंकि सनफ्लावर ऑयल वाज वेरी चीप, वर्ल्ड स्विच टू सनफ्लावर। तो पाम की सप्लाई चेन को देखते हुए यहाँ पे ऐसा दोनों देशों में ये लगने लगा कि वी आर लूजिंग बिग डिमांड। तो फिजिकल में फिर सेलिंग आनी बहुत स्टार्ट हो गई, क्योंकि आने वाले महीनों में किसी ने कोई सेलिंग करी नहीं थी। पीपल स्टार्टेड बुकिंग देयर बिजनेसेस फॉर द फॉरवर्ड मंथ्स। उसके चलते भी पाम ऑयल पे प्रेशर बहुत आ गया। राइट, लेकिन आपने कहा कि जो बड़ा रीजन है वो चाइना के फंड का एग्जिट होना है, राइट? तो क्यों आखिर, मतलब चाइना का फंड अचानक क्यों पाम से निकलने लगा? ऐसा लग रहा था कि जैसे पाम में उन्होंने प्रॉफिट अच्छा किया, क्योंकि उन्होंने उनको मार्च में वो प्राइसेस 4000 के आसपास थे, उसको लेके गए 4400 4500 तक। उस लेवल पे फिर ऑल्टरनेटिव कमोडिटीज में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा था। जैसे गोल्ड में बहुत बढ़ोतरी हो गई वहाँ पे, तो फंड्स मूव फ्रॉम पाम टू अदर कमोडिटीज। ओके, तो आप जरा इस गणित को समझिए। इसलिए इनसाइड स्टोरी में आपको बता रहा हूँ कि जो बड़े फंड्स पाम में एक्टिव थे वो पाम से पैसा निकालकर प्रॉफिट बुक कर दूसरी कमोडिटी में चले गए। गोल्ड ऑल टाइम हाई पर है, जो लगातार हमने आपको कवर करके दिखाया है। तो गोल्ड में भी बहुत बड़े पैमाने पर फंड का वहाँ पे वो गए हैं, पैसा लगाया है, और इसी वजह से पाम से एग्जिट हुए हैं। अब जरा हमें ये बताइए संदीप जी कि क्या अभी पाम तेल की कीमतों में और गिरावट बाकी है, और गिरावट आ सकती है? अभी और गिरावट कहना बड़ा मुश्किल है। एक फेयर वैल्यू पे आ गया है, एक स्टेबल बाजार पे आ गया है। अब ये पाम के चलते चलते देखिए सॉफ्ट ऑयल में भी बड़ी तेजी आ गई थी, बट दैट वाज प्योरली ड्रिवन बाय पाम्स अपसाइड। अब पाम ने प्रेशर आ गया, पाम बहुत नीचे आ गया, तो सॉफ्ट ऑयल भी उसी हिसाब से नीचे आ गया। अब इस पाम भी अपना प्रीमियम खो चुका है। पाम इज नो मोर प्रीमियम प्रोडक्ट ओवर सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल के। अब पाम थोड़ा सा नीचे आ गया इन लेवल सॉफ्ट ऑयल्स के। उसके चलते एंटिसिपेटेड डिमांड ऑफ पाम बढ़नी चाहिए इन आने वाले महीनों में। उसके चलते देखें तो ये थोड़ी सी स्टेबल बाजार होने लग रहा है। एक कहानी जरा आप और समझिए। आमतौर पे पाम तेल को सस्ता तेल माना जाता है बाकी तेलों के मुकाबले, और यही इक्वेशन और यही परसेप्शन लंबे समय तक बना हुआ था। बीच में थोड़े वक्त के लिए ये कहानी बदली कि पाम महंगा हो गया कुछ दूसरे ऑयल से, लेकिन अब संदीप जी कह रहे हैं कि फिर से पाम सस्ता ऑयल हो गया। फिर से पाम अब वापस आ गया सॉफ्ट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर के ऑयल से एट पार और थोड़ा बहुत डॉलर नीचे। ओके, थोड़ा बहुत नीचे आ गया। लेकिन इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं, मैं मलेशिया में हूँ, मलेशिया में पाम प्रोडक्शन को लेकर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो अल्नीनो वाली बात थी उससे कुछ इम्पैक्ट होगा प्रोडक्शन, लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ कि दोपहर के बाद रोज बारिश हो जा रही है। तो क्या प्लांटेशन का क्या सिचुएशन है, क्या इम्पैक्ट है क्रॉप? देखिए, सीजनली वी आर इनटू अप ट्रेंड नाउ। हर महीने आप टिल सितंबर अक्टूबर वी शुड बी सीइंग अपसाइड इन द प्रोडक्शन। वो एक सीजनल फैक्टर है। तो आज के बाजार में अभी सप्लाई चेन पे कोई इशू है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। आप ये कह रहे हैं कि डिमांड के मुकाबले सप्लाई सिचुएशन पर्याप्त है? सप्लाई सिचुएशन अभी पर्याप्त है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे हम इंडिया इंपोर्ट करता है मलेशिया से एक बड़ा चंक पाम तेल का, तो इंडिया का इंपोर्ट ट्रेंड कैसा है? क्या हमारा इंपोर्ट अभी बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या सिचुएशन है? देखिए, जिस तरह से इंडिया ने पिछले एक क्वार्टर में बाइंग करी थी, बड़े एग्रेसिव बाइंग करी थी सॉफ्ट ऑयल की, सनफ्लावर एंड पर्टिकुलरली सनफ्लावर अप्रैल मई जून पीरियड में, उसके चलते ऐसा लग रहा था कि पाम की डिमांड कोई 500,000 टन के आसपास रुक जाएगी। जो 500,000 टन कोर डिमांड है इंडिया की, वो अप्रैल मई जून तक ये रहेगा ही रहेगा। पर जिस तरह से ये प्राइस फॉल आया है, उसके बाद इंडिया बड़ी
एग्रेसिव वे में बाइंग किया है। तो अब 5 लाख की जगह जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे शायद अप्रैल में 5 लाख का शिपमेंट होगा, वो अब जाकर 7 लाख टन की ओर जा रहा है। और जो अपन मई में ये कर रहे थे कि शायद 5 लाख ही रहेगा, 5 से 5.5 लाख, टेंटेटिवली इट माइट गो टू 600-650,000, ऐसा सिनेरियो अभी लग रहा है। क्योंकि इस फॉल ने थोड़ी सी बाइंग बढ़ा दी इंडिया की, और ये जो डिस्काउंट कम हो गई है, प्रीमियम कम हो गया पाम ऑयल का, उसके चलते भी अब इंडिया से थोड़ी बहुत एग्रेसिव डिमांड आ रही है। राइट। देखिए मलेशिया आने का क्या फ़ायदा है, संदीप जी हमें हेडलाइन दे रहे हैं। हेडलाइन एक तो पाम तेल में गिरावट क्यों आई, इसकी इनसाइड स्टोरी हमने आपको बताई। दूसरी बड़ी बात कि भारत का पाम तेल का इंपोर्ट बढ़ सकता है, ये हेडलाइन है। हेडलाइन इस सेंस में जो संदीप जी ने कहा कि 5-5.5 लाख टन के आसपास अप्रैल के महीने में संभावना थी, अब वो बढ़ के 7 लाख टन के आसपास हो जाएगी। और मई में भी आप करें कि 1 लाख टन के आसपास इंपोर्ट इंडिया का बढ़ सकता है। और आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन को लेकर अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सख्ती है। वैसे तेलों का इन्फ्लेशन उतना नहीं बढ़ा है, मतलब कंट्रोल में है दाम। तो ऐसे में क्या ये उम्मीद की जाए कि मई में, जून के महीने में एडिबल ऑयल के दाम इंडिया में कुछ और घटने वाले हैं? पॉसिबिलिटी घटने की बहुत बड़ी कम ही रहेगी, क्योंकि अपन ऑलरेडी जो डिस्काउंट हो गया है बाजार में वो हो चुका है। अब यहाँ पे एक स्टेबल दौर है। अपने नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ शुड बी अ वेरी स्टेबल मार्केट। जो वॉलेटिलिटी पिछले 2 हफ्तों में हुई, ऐसा अब लग नहीं रहा होने वाला है। जून, जुलाई, अगस्त के महीने में थोड़ी तेलों की डिमांड कम हो जाती है समर में, क्योंकि आम और बाकी चीज़ें उसकी डिमांड बढ़ती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि डिमांड के मुकाबले सप्लाई ज़्यादा रहेगी, उसका प्रेशर होगा एक प्राइस? नहीं, वो इमीडिएट में नहीं होगा, क्योंकि देखिए मलेशिया में स्टॉक्स अभी खाली 1.7 मिलियन टन ही है। अच्छा। जो अभी लास्ट एमपीओबी रिपोर्ट में डिक्लेयर करी थी। स्टॉक के सामने अभी अपने पास उतना बम्पर स्टॉक नहीं है कि अपन उसको बोलें कि यहाँ पे कोई जबरदस्ती हो जाएगा। स्टॉक सिचुएशन को देखते हुए तो ये स्टेबिलिटी नजर आ रही है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी एट अ वेरी लो। तो आप कह रहे हैं कि 17 लाख टन के आसपास ही स्टॉक है। आमतौर पर कितना रहता है? पिछले साल ये अपने पीक पे गया था 2.5 मिलियन टन। ओके, 25 लाख टन के मुकाबले आप कह रहे हैं कि मतलब स्टॉक काफी कम है मलेशिया के पास। अच्छा, मैं कुछ पाम प्लांटेशन में भी गया। कैसी सिचुएशन है सर? क्रॉप आपको कैसा दिख रहा है? क्रॉप सीजनली जैसी मलेशिया में रहती है 18.5-18.6 मिलियन टन फॉर द होल ईयर, वी आर बैक इनटू द सेम सिचुएशन ऑफ 18.5-18.6 मिलियन टन दिस ईयर आल्सो। सेम है। तो मंथ टू मंथ किसी में अपसाइड ऊपर नीचे होता रहेगा, बट ऑन अ ईयरली बेसिस इट विल बी सेम। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है, क्योंकि ये बहुत डिमांड हो रही है इंडस्ट्री की तरफ से, कि पॉलिसी में चेंज करना चाहिए, पर्टिकुलरली जो हमारी इंपोर्ट की पॉलिसी है, जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है, उसको बदलना चाहिए। अब चूंकि प्राइस इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, इस नए ट्रेंड के बीच आपका रिएक्शन क्या होगा ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव को लेकर? अभी तो लगता नहीं कि कोई गवर्नमेंट कुछ ड्यूटी की तरफ ध्यान दे रही होगी। अभी तो 2-3 महीने लग जाएंगे, तब तक क्या सीन बदलता है, क्या सिनेरियो बदलता है, उसके बाद ही देखना पड़ेगा। आपका टेक क्या होना चाहिए? नहीं, ड्यूटी बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए? आपका अपना असेसमेंट क्या है? पर्सनल असेसमेंट ये है कि अगर ड्यूटी बढ़ जाती है तो यहाँ पे प्राइस इमीडिएटली बढ़ जाता है। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला 1.7 मिलियन टन स्टॉक है, उस 1.7 मिलियन टन में खाली 7.5 लाख टन सीपीओ का स्टॉक है। तो हमारे पास सीपीओ का स्टॉक उतना नहीं है, एंड इंडिया नीड सीपीओ। अच्छा, तो आपने अगर ड्यूटी बढ़ा दी, यहाँ 7.5 लाख टन में आपको एक्सपोर्ट भी करना है और लोकल रिफाइनर्स की रिक्वायरमेंट भी मीट करनी है, तो डिमांड सीपीओ की बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा, ये बताइए, इंडिया इतनी बड़ी मात्रा में पाम तेल सर इंपोर्ट करता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई उनके पास अभी हेजिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है। कहाँ हेज करते हैं वो लोग, जो बड़े प्लेयर इंपोर्ट करते हैं? अभी तो वो ऑप्शंस बड़े कम है उनके पास, लोकली जो भी कर सकते हैं वो हो नहीं पा रहा है। ऑप्शंस होने चाहिए उनके पास। जैसे ये अभी वॉलेटिलिटी इतनी ज़बरदस्त हो गई पिछले 1 वीक में, पिछले 10-15 दिन में, इसका इंडियन इंपोर्टर कोई उसका ये अपना हेज कर नहीं पाया, एंड मोस्ट ऑफ देम गवर्नमेंट को ये लाना चाहिए, हेजिंग मैकेनिज्म लाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट 1 मंथ में आप पाम तेल का सीपीओ का प्राइस क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं तो देखिए ये मेरे जिस तरह का फॉल हुआ था, इसने ऑलरेडी वो स्पेकुलेटिव प्रीमियम बाहर कर दिया, अब एक ओरिजिनल लेवल पे आ गया है। सो दिस 38-4,000 रेंज शुड बी अ शॉर्ट टर्म मार्केट रेंज। ओके, तो ये पाम तेल की पूरी कहानी हम आपको मलेशिया से बता रहे हैं। और जहाँ पे मैं अभी संदीप जी का इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये साइम डार्बी ऑयल का दफ्तर है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी सस्टेनेबल पाम ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है। मलेशिया एक बड़ा उत्पादक देश है, लिहाजा जिस तरह से कीमतों में गिरावट आई है, आउटलुक क्या होगा, इसको लेकर डिटेल में संदीप जी ने हमें इनपुट दिया है। बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मृत्युंजय कुमार झा, जी मीडिया, मलेशिया।